अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी डॉक्टर रिमशा जब्बार और आज हमारा टॉपिक है मंकी पॉक्स वायरस, जिसको हम लोग अभी रिसेंटली एक नाम आया है जिसको कहते हैं एम पॉक्स वायरस। अब मंकी पॉक्स वायरस या एम पॉक्स वायरस होता क्या है? ये जो है हमारे पास एक इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है जो कि ज़्यादातर हमारे पास मंकी पॉक्स वायरस से कॉज होता है। हमारे पास बेसिकली क्या कॉज करता है? ये पेनफुल रैश कॉज करता है, एनलार्ज लिम्फ नोड्स कॉज करता है, फीवर लेकर आता है। ज़्यादातर पीपल जो होते हैं वो फुली रिकवर हो जाते हैं, लेकिन कुछ को जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिक हो जाते हैं। तो अब ये मंकी पॉक्स वायरस है क्या? अब मंकी पॉक्स वायरस जो होते हैं वो एक इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है जो कि बेसिकली इन्फेक्शन कॉज करता है हमारे पास। तो वो बेसिकली मंकी पॉक्स वायरस से हमारे पास कॉज होता है। इसका जो बेसिकली बैकग्राउंड होता है कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। मंकी पॉक्स वायरस जो होता है वो सबसे पहले डिस्कवर हुआ था डेनमार्क में 1958 में हमारे पास ये डिस्कवर हुआ था, जो कि हमारे पास लेबोरेटरी जो मंकीज़ होती हैं जो कि रिसर्च पर्पज़ के लिए लाई जाती हैं, उनमें हमारे पास ये डिस्कवर हुआ था। ये हमारे पास लेबोरेटरी मंकीज़ में डिस्कवर हुआ था। बेसिकली ये जो है हमारे पास आइसोलेट किया गया था ताकि इसके ऊपर रिसर्च की जा सके। तो इसकी रिसर्च के दौरान पता चला था कि इसमें एक मंकी पॉक्स वायरस भी होता है जो कि सिवियरली हमारे पास कॉज हो सकता है और सिवियर प्रॉब्लम्स भी वो कॉज कर सकता है। इस मंकी का नाम था बेसिक मोलगस मंकी था, जो कि बेसिकली रिसर्च पर्पज़ के लिए आया था। ये हमारे पास केप किया गया था रिसर्च पर्पज़ के लिए। जब ये हमारे पास शिपमेंट हुई थी फ्रॉम सिंगापुर टू डेनमार्क, ये हमारे पास सिंगापुर से डेनमार्क शिफ्ट किया गया था ताकि हमारे पास इसके ऊपर रिसर्च हो सके। ये लोग ज़्यादातर क्या करते थे, ये हमारे पास मंकीज़ के ऊपर रिसर्च करते थे। पहले तो हमें पता है कि एनिमल्स के ऊपर रिसर्च की जाती है कि उसमें कौन सी डिजीज़ आती है, उसमें कौन सी हमारे पास ड्रग्स यूज़ होती हैं, किस तरीके से उसमें हमारे पास सब चीज़ें यूज़ होती हैं। तो उसको डिस्कवर करके उसके बाद ह्यूमन स्टडीज़ की जाती थी। तो इसी डिस्कवरी के दौरान हमारे पास मंकी में एक वायरस डिवेलप हुआ था जिसको बेसिकली मंकी पॉक्स वायरस कहते हैं, और वो बेसिकली साइनोमोलगस मंकीज जो थे उसमें हमारे पास डिस्कवर हुआ था। और उसी रिसर्च के दौरान हमारे पास जो फर्स्ट ह्यूमन केस मंकी पॉक्स का आया था वो बेसिकली फर्स्ट ह्यूमन केस जो मंकी पॉक्स वायरस का आया था वो बेसिकली 9 मंथ ओल्ड जो चाइल्ड था, बॉय था, एक लड़का था जो कि 9 महीने का था। उसमें हमारे पास बेसिकली ये प्रॉब्लम आई थी। वो बेसिकली कहाँ का था? वो हमारे पास 1970 में ये हमारे पास डिस्कवर हुआ था, जो कि वो बच्चा था हमारे पास डेमोक्रेटिक। ये बच्चा इसका था। सबसे पहले मंकीज़ में रिसर्च हुई थी, फिर वहाँ से पता चला था कि इसमें मंकी पॉक्स वायरस भी है। फिर जो पहला ह्यूमन केस था वो 9 महीने के एक बच्चे में आया था, जो कि बेसिकली 1970 में डेनमार्क रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में आया था। ये बेसिकली क्या चीज़ है? ये हमारे पास जो स्प्रेड होती है पर्सन टू पर्सन और पर्सन्स टू एनिमल्स या एनिमल्स टू पर्सन्स। तो ये बेसिकली कैस्केड होता है, जो कि बेसिकली पर्सन मतलब इंसानों से इंसानों को भी जा सकता है, जानवर से इंसान में भी स्प्रेड हो सकता है, और इंसानों से जानवरों में भी स्प्रेड हो सकता है। तो ये बेसिकली ज़्यादातर इस तरीके से ये ट्रांसमिशन करता है। बेसिकली ये क्या हुआ था, जब हमारे पास इराडिकेशन हुई थी स्मॉल पॉक्स की 1980 में, जब हमारे पास स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन का एक एरा एंड हुआ था 1980 में, स्मॉल पॉक्स का जब इराडिकेशन हुआ था तब हमारे पास जो है ये एक वर्ल्ड वाइड आउटब्रेक आया था, जो कि बेसिकली वेस्ट अमेरिका, वेस्ट अफ्रीका, ये अफ्रीका में ज़्यादातर पाए जाते हैं, जो कि बेसिकली सेंट्रल, ईस्ट एंड वेस्ट अफ्रीका में डेवलप हुआ था। 1980 में ये डेवलप हुआ था। फिर उसके बाद ये एक ग्लोबल आउटब्रेक हो गया था कि पूरी दुनिया में ये फैलना शुरू हो गया था। 2022 से 2023 में एक ग्लोबल आउटब्रेक हमारे पास आया था इसका। फिर ये बेसिकली क्या है, ये हमारे पास होते हैं वो नेचुरल रिजर्वायर, उसका ज़्यादातर नोन नहीं है कि ये कहाँ पर बेसिकली रिजाइड करता है, लेकिन जो हमारे पास ह्यूमन रिजर्वायर्स होते हैं वो भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये हमारे पास स्मॉल मेंबर्स जैसे कि स्क्विरल्स जो कि गुलेरियाँ हैं एंड मंकीज़ में ज़्यादातर ये रिजाइड करता है, वहाँ ये रहता है। वहाँ से फिर ये ह्यूमन को स्प्रेड करता है और फिर ह्यूमन जो होते हैं वो आगे ह्यूमन को, और इसी तरह बेसिकली एक कैस्केड बनता है और हमारे पास ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो इन्फेक्ट हो जाते हैं।
तो अब बेसिकली इसके हमारे पास किस तरीके से ये स्मॉल पॉक्स से डिफ्रेंशिएट करता है, क्योंकि हमारे पास ये कुछ सिमिलरिटी शो करते हैं स्मॉल पॉक्स के साथ, लेकिन ये हमारे पास स्मॉल पॉक्स से डिफरेंट भी होता है। किस तरीके से डिफरेंट होते हैं? स्मॉल पॉक्स जो होते हैं वो हमारे पास इसी तरीके के रैश लेकर आता है, इसी तरीके का फीवर वगैरह होता है, लेकिन उसमें हमारे पास लिम्फ नोड की स्वॉलन नहीं होती, उसमें हमारे पास लिम्फ नोड नहीं सूजते, लिम्फ नोड उसमें नहीं सूजते। लेकिन जो लिम्फ नोड होते हैं उसकी जो स्वॉलन होती है वो मंकी पॉक्स में होती है, एम पॉक्स वायरस में होती है। इसीलिए इसको हम लोग स्मॉल पॉक्स से इस तरीके से डिफ्रेंशिएट करते हैं कि हम लोग लिम्फ नोड की स्वॉलन को चेक करेंगे कि हमारे पास आया ये मंकी पॉक्स है या स्मॉल पॉक्स है। मंकी पॉक्स तो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा पुराना एक वायरस है, लेकिन आजकल हमारे पास जो WHO इसने इसको नया नाम दिया है, जिसको बेसिकली एम पॉक्स वायरस कहते हैं। ये हमारे पास WHO ने अंडर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ जो ICD है, और जो WHO फैमिली है इंटरनेशनल हेल्थ रिलेटेड क्लासिफिकेशन, फिर WHO ने इनकी कम्युनिकेशन की, इनकी कंसल्टेशन से जो हमारे पास WHO का डायरेक्टर था जनरल डॉक्टर टेड्रस, उसने हमारे पास मंकी पॉक्स को एम पॉक्स का नाम दिया था। मंकी पॉक्स को एम पॉक्स का नाम दिया गया ताकि हमारे पास इसको डिफ्रेंशिएट कर सके कि ये हमारे पास है क्या चीज़। अब हमारे पास मंकी पॉक्स कौन से जीनस से बिलोंग करता है? तो मंकी पॉक्स बेसिकली जो है ये हमारे पास जीनस ऑर्थोपॉक्स जो वायरस के होते हैं उससे हमारे पास ये बिलोंग करता है। ये हमारे पास बेसिकली एब्रीविएट किया जाता है, MPXV के साथ एब्रीविएट किया जाता है। ये हमारे पास क्या चीज़ होती है? डबल स्ट्रैंड DNA वायरस होता है, डबल स्ट्रैंड DNA वायरस होता है, डबल स्ट्रैंड DNA वायरस होता है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास होते हैं जीनस ऑर्थोपॉक्स वायरस से बिलोंग करता है इन पॉक्स वायरेट फैमिली। पॉक्स वायरेट फैमिली में और भी बहुत सारे हमारे पास वायरस आते हैं, जैसे कि हमारे पास आता है काउ पॉक्स, चिकन पॉक्स, वैक्सीनिया एक्सेट्रा। ये सारे वायरस होते हैं वो पॉक्स वायरेट फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इसी में हमारे पास मंकी पॉक्स को भी डाला गया है। अब ये हमारे पास ज़्यादातर अफ्रीका में पाया जाता है, तो इसके बेसिकली 2 जेनेटिक क्लेड्स होते हैं हमारे पास, 2 जेनेटिक क्लेड्स होते हैं हमारे पास। एक जो होता है वो हमारे पास क्लेड 1 होता है, जो कि बेसिकली हमारे पास आता है वेस्ट अफ्रीकन क्लेड होता है, वेस्ट अफ्रीका में जो पाया जाता है। और एक हमारे पास होता है क्लेड 2, जो कि हमारे पास बेसिकली कोंगो क्लेड होता है, कोंगो क्लेड, जो कि हमारे पास ईस्ट और सेंट्रल जो अफ्रीका होते हैं वहाँ पर ही हमारे पास ज़्यादातर पाया जाता है। जो हमारे पास वेस्ट अफ्रीकन क्लेड था, इसमें हमारे पास सबसे पहला जो केस था वो मंकीज़ में आया था। और जो हमारे पास कोंगो 2 जो कि हमारे पास बेसिकली क्लेड 2 था, उसमें फर्स्ट केस ह्यूमन में आया था। ये 2 क्लेड्स हैं इसके। अब बेसिकली मंकी पॉक्स वायरस होते हैं वो फैलता कैसे है, वो आता कैसे, वो इफेक्ट कैसे करता है? तो मंकी पॉक्स वायरस होते हैं वो हर किसी को हो सकता है। वो हमारे पास जो होते हैं बेसिकली कॉन्टैक्ट्स जो होते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है या एनिमल के साथ कॉन्टैक्ट होता है या किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ जब कॉन्टैक्ट होते हैं तब हमारे पास ये एम पॉक्स वायरस होते हैं वो जनरेट करता है उस पर्सन में। तो बेसिकली ये लोगों में कैसे हमारे पास फैलता है? तो पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट जो होता है वो हमारे पास होता है थ्रू टचिंग या छूना एक इन्फेक्टेड पर्सन को, या उसको किस करना, या उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना। सेकंड जो होता है बेसिकली एनिमल्स में कैसे हमारे पास होता है? तो एनिमल्स में बेसिकली जब हम लोग एनिमल्स को हंटिंग करते हैं, उनकी कुकिंग करते हैं, और बेसिकली उनके साथ हम लोग क्या करते हैं, उनकी स्किनिंग करते हैं, जब हमारे पास डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होते हैं एनिमल्स के साथ तब भी हमारे पास फैलता है। फिर कुछ मटेरियल्स के ज़रिए भी ये हमारे पास फैलता है। तो मटेरियल से बेसिकली हम लोग किसी कंटेमिनेटेड शीट्स को जो कि इन्फेक्ट पर्सन ने छुआ होता है उसको हम लोग छू लेते हैं, हम लोग क्लोथ्स को छू लेते हैं जो कि कंटेमिनेट की जाती हैं, हम लोग नीडल्स को छू लेते हैं। तो बेसिकली ये भी हो सकता है। और ये हमारे पास प्रेगनेंसी में भी फैलता है, प्रेगनेंसीज में ये हमारे पास जाता है न्यूनेट्स में, न्यू बॉर्न जो बेबीज़ होते हैं उसको भी ये हमारे पास बेसिकली पास आउट हो जाता है।
अब मंकी पॉक्स वायरस ट्रांसमिट कैसे होता है, कि ये कैसे फैल रहा है हमारे पास इंसानों से इंसानों को, इंसानों से जानवरों को, जानवरों से इंसान को। कुछ मटेरियल्स हो गए जैसे कि सुई हो गए, क्लॉथ्स हो गए, बेडशीट हो गए, उनके कपड़े हो गए, और प्रेगनेंसी लेडीज से न्यू बोन्स में कैसे जाता है। तो पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट जब होता है, पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट जब होता है, बेसिकली ट्रांसमिट कैसे करते हैं पॉक्स वायरस को। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है उस इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, या तो वो इन्फेक्टेड पर्सन हमारे पास बेसिकली स्नीज कर देता है, वो एयर ड्रॉपलेट्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं एयर में, या हमारे पास बेसिकली उसकी स्किन को हम लोग टच कर जाते हैं, जो बेसिकली उसकी स्किन के ऊपर कुछ लेजन्स आए होते हैं, कुछ रैशेज आए होते हैं, उसको हम लोग टच आउट कर देते हैं, या हम लोग बेसिकली उसको माउथ टू माउथ उनकी टचिंग होती है, लेजन्स हो गए, जेनिटल्स टचिंग वगैरह जो होती है, उनकी जो फ्लूइड्स होती हैं, उसकी वजह से भी हमारे पास ये पर्सन टू पर्सन फैलता है। अब फेस टू फेस भी ये फैलेगा। फेस टू फेस इंसानों में जब होता है बेसिकली, या तो उनके साथ हम लोग टॉक करते हैं, या हम लोग उसी इन्वायरमेंट में ब्रीथ करते हैं जिस इन्वायरमेंट में वो ब्रीथ कर रहे होते हैं, या हमारे पास स्किन टू स्किन हमारे पास टचिंग होती है। स्किन टू स्किन या बेसिकली क्या चीज़ होती है, टच हो गया, किस हो गया, सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया, एक्सेट्रा। माउथ टू स्किन भी हमारे पास आती है। माउथ टू स्किन, माउथ टू स्किन बेसिकली ये हमारे पास ओरल सेक्स हो गया, किसिंग हो गया, स्किन को जो किस करते हैं बेसिकली। रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स हो गए, ड्रॉपलेट्स बेसिकली हो गए, उनके जो मतलब जितने ज़्यादा हम लोग उन पर्सन के साथ प्रोलॉन्ग क्लोज एक्सपोजर में होंगे उतना ज़्यादा में ख़तरा होगा ये कॉन्ट्रैक्ट करने का। अब ये वायरस फैलता कैसे, ये वायरस बेसिकली इंटर होता है बॉडीज़ में। वायरस जो होते हैं वो इंटर करता है बॉडी में। जब वो इंटर करता है बॉडी में, वो इंटर करता है थ्रू ब्रोकन स्किन, मतलब स्किन कहाँ से स्क्रैच वगैरह आया होता है, स्किन जो होती है वो सरफेस हमारे पास एक्सपोज होती हैं, हमारे पास बेसिकली ओरोफेरेंजियल हो गया, वो सब कुछ हो गया। वायर रिस्पायरेटरी ट्रैक हो गया, वायर रिस्पायरेटरी ट्रैक भी हमारे पास होते हैं, मतलब ब्रीथिंग करना, हर एक चीज़ करना। तो बेसिकली ये ज़्यादातर हमारे पास जो सेक्सुअल इंटरकोर्स वाले जो पर्सन होते हैं, जैसे कि गेज हो गए, बायसेक्सुअल पर्सन्स जो हो गए, उनमें ज़्यादातर ये कॉमन होते हैं हमारे पास, ठीक है। फिर अब एनिमल्स टू ह्यूमन कैसे ट्रांसमिट करता है, तो एनिमल्स टू ह्यूमन बेसिकली ये ट्रांसमिट करता है जब हम लोग एनिमल्स को किल करते हैं, या एनिमल्स हमें बाइट कर जाता है, या हमें स्क्रैच कर जाता है, या लिक कर जाता है। फिर हमारे पास बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग उनके साथ खेलते हैं, वो हमें बेसिकली टच कर रहे होते हैं, हम लोग उनके हेयर्स के साथ इन क्लोज कॉन्टैक्ट होते हैं। बेसिकली यहाँ से हमारे पास ये क्या होता है, एनिमल्स टू ह्यूमन स्प्रेड हो जाता है। और क्या चीज़ होती है इसकी पैथोफिजियोलॉजी, कि ये अब हमारे पास इंटर तो हो चुका है, अब ये किस तरीके से स्प्रेड करेगा और इंसान को कैसे बीमार करता है वो अब हम पढ़ें। अब पैथोफिजियोलॉजी क्या है, जब हमारे पास एमपॉक्स वायरस इंटर हो चुका है बॉडी में, वाया रिस्पायरेटरी ट्रैक हो गया, वाया हमारे पास स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट हो गया, वाया फीचर्स में चला गया, अब ये रिजाइड कहाँ करता है, बेसिकली जैसे ही यहाँ पर स्किन में इंटर करता है तो ये हमारे पास जो होते हैं 1 to 4 डेज या 6 to 13 डेज अप्रोक्सीमेटली जहाँ पर ये इंटर हुआ है वहीं पे ये रेप्लिकेट करता है। जैसे ये रेप्लिकेट करता है ये फिर मूव करता है टू दी लिम्फ नोड्स, ये हमारे पास 6 to 13 डेज जो होता है एंट्री रूट पे रिजाइड करता है, वहाँ पर ये बेसिकली क्या होता है, डिवाइड हो रहा होता है। फिर एंट्री रूट पे 6 to 13 डेज के बाद ये मूव आउट करते हैं टू लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स में ये मूव आउट करता है। फिर लिम्फ नोड्स में जब ये मूव करता है तो ये हमारे पास लिम्फ नोड से जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब ब्लड वगैरह में ये एंटर करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में ये एंटर करता है। फिर जब ये सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर करेगा इसको हम लोग करेंगे वायरीमिया, मतलब वायरस इन ब्लड, वायरस जाता है ब्लड में। फिर जहाँ जहाँ ब्लड मूव करेगा वहाँ वहाँ बेसिकली ये जाएगा, हमारे पास ये स्प्रेड होता जाएगा। फिर जैसे ये ब्लड में होते हैं वहाँ पर क्या करते हैं, ये हमारे पास जाता है होस्ट के जो सेल होते हैं, मतलब ह्यूमन बॉडी के जो सेल्स होते हैं, या हमारे पास जिसमें ये इंटर हुआ है, जिसमें यहाँ पर ट्रांसमिट हुआ है, वहाँ के ये सेल्स के ऊपर जो होते हैं क्या ले लेता है, उनका बोझ बन जाता है, मतलब उसके ऊपर इख्तियार ले लेता है, ठीक है। जैसे ही हमारे पास इसका इख्तियार ले लेगा ये उस होस्ट सेल को कहेगा कि इसके मुताबिक जो होते हैं वायरस के जो डीएनए होते हैं वो प्रोड्यूस करें। फिर वायरस का डीएनए जब प्रोड्यूस होता है तो ह्यूमन का तो इम्यून सिस्टम भी इसके ऊपर अटैक करेगा, तो इस इम्यून सिस्टम से बचने के लिए ये अपने आप को इम्यूनो
मॉड्यूलेशन करता है, मतलब अपने आप को ह्यूमन डीएनए की तरह अपने आप को कवर आउट कर लेता है ताकि ह्यूमन की जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो इसको डिटेक्ट ही ना कर सकें। फिर इसके जो एंटीजेंस होते हैं वो हमारे पास जब एनिमल्स में स्टडी किए गए थे तो ये हमारे पास पाए गए थे लंग्स में, लिवर में, हार्ट में, ब्रेन में, किडनी में, ओवरीज में, पैंक्रियाटिक टिश्यूज़ में और हमारे पास इम्यूनो डिफिशिएंट माइस वगैरह में ये हमारे पास पाए गए थे। और ज़्यादातर इसके जो एरिया होते हैं वो हमारे पास ये लिम्फोइड जो टिश्यूज़ होते हैं उसमें ये रिजाइड करते हैं। लिम्फोइड टिश्यूज़ इनका मेन एरिया ऑफ टारगेट है, क्योंकि इसी से हम लोग इसके टेस्ट से डिटेक्ट करेंगे कि ये हमारे पास एमपॉक्स वायरस है। बस किस किस जगहों को इन्फेक्ट करता है, ज़्यादातर ये हमारे पास स्किन के ऊपर सबसे पहला अटैक करेगा। तो स्किन के ऊपर बेसिकली क्या करते हैं, इसमें हमारे पास रैशेज आती हैं, स्किन रैश डेवलप होना शुरू होते हैं। स्किन रैश होते हैं वो वेरियस साइज़ में होते हैं, उनके अलग अलग साइजेस होते हैं, कोई बड़े होते हैं, कोई छोटे होते हैं, कोई माइन्यूट होते हैं, कोई मीडियम साइज़ के होते हैं। ये बेसिकली कब डेवलप करेंगे, ये 1 to 5 डेज़ में ये डेवलप करते हैं। जैसे हैं विद फीवर मीन्स बुखार के साथ इनके ऊपर रैश आना शुरू हो जाता है। फिर ये रैश बेसिकली ज़्यादातर तो फेस पे हो, सबसे पहले ये हमारे पास फेस पे आएगा इनिशियली, फिर ये फेस से स्प्रेड होगा, क्योंकि यहाँ पर स्प्रेड भी हो रहा है तो ये स्प्रेड होगा टू दी हैंड्स, पाम्स पे ज़्यादातर जो हथेली होती है वहाँ पर ये हमारे पास ज़्यादातर शो होगा, पाम्स ऑफ दी हैंड। फिर फीट्स में जाएगा और फिर लेग्स वगैरह में ये हमारे पास मूव आउट करेगा। ये रैश जो होती है इसकी सेवरल स्टेजेस होती हैं, वो स्टेज की डायग्राम आपके साथ मैं अभी शेयर करती हूँ। स्टेज 1 जो होते हैं बेसिकली उसमें क्या चीज़ होती है, स्टेज 1 में हमारे पास होते हैं वो मैक्यूलर स्टेज होते हैं, मतलब स्टेज रैश जो होते हैं वो सिंपली हमारे पास रेड स्पॉट की तरह होते हैं, जो कि 1 to 2 डेज में हमारे पास डेवलप करेंगे। सेकेंड स्टेज जो होते हैं वो पेपुलर स्टेज होते हैं, मतलब कि वो स्पॉट्स होते हैं वो हार्ड होना शुरू हो जाते हैं और ये जो रेड बम्स आए होते हैं, रेड स्पॉट्स, ये हमारे पास बम्स बनना मतलब मोटे होना, सूजना शुरू कर देते हैं। ये भी हमारे पास 1 से 2 दिन तक तो रहेंगे। फिर स्टेज 3 में ये वेसिकल्स बनाते हैं, ये बम्स जो होते हैं और बड़े होना शुरू हो जाते हैं और ये ब्लिस्टर्स बनना शुरू हो जाते हैं, मतलब ये हमारे पास फ्लूइड्स फिल्ड ब्लिस्टर्स। मतलब फिर आता है स्टेज 4 जो कि बेसिकली 5 से 7 दिन तक रहता है। ये ब्लिस्टर्स होते हैं अब पस बनना इनमें शुरू हो गई, पहले तो फ्लूइड फिल था, अब पस बनना इनमें शुरू हो गई, मतलब मजीद पीप बनना शुरू हो जाती है। फिर स्टेज 5 जो थे वो स्कैब्स होना शुरू हो जाते हैं, स्कैब मतलब वो थोड़े ब्राउन ब्राउन स्पॉट्स होना शुरू हो जाते हैं। स्पॉट्स होते हैं वो क्रस्ट होते हैं, मतलब फटना शुरू करते हैं और वो स्कैब्स बनना शुरू कर देते हैं। इवेंचुअली वो 7 से 14 दिन में ये फॉल ऑफ हो जाते हैं। स्टेजेस हैं जो कि बेसिकली स्किन रैश की हैं। ये हमारे पास इसका इफेक्ट आता है अप ऑन दी ब्लड में। अब इसका क्या इफेक्ट होता है, ब्लड में ये जैसे ही हमारे पास मूव करेगा तो ब्लड में हमारे पास ये बनाएगा लिम्फोसाइटोपिनिया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हमारे पास ये बनाता है, जो कि बेसिकली 1/3 पेशेंट्स में हमारे पास आता है। ल्यूकोसाइटोसिस आता है, लो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल्स होते हैं, हाई ट्रांसमाइनेज लेवल होते हैं एंड हाइपोएल्बिन्यूमिया और कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो इस डिजीज़ में आते हैं, ये ब्लड में पाए जाते हैं। लिम्फ के ऊपर बेसिकली इसका क्या काम होता है, लिम्फ के ऊपर ये हमारे पास इफेक्ट करते हैं। ज़्यादातर 90% जो पेशेंट्स होते हैं वो लिम्फ एडिनोपैथी के शिकार होते हैं। लिम्फ एडिनोपैथी मतलब लिम्फ स्वॉलन नोड जो होते हैं उसके ये शिकार होते हैं, उससे ये सफ़र करते हैं, जो कि बेसिकली एक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि मंकी पॉक्स को स्मॉल पॉक्स से डिफ्रेंशिएट करता है। फिर हमारे पास क्या है, जीआईटी के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होता है। जीआईटी मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के ऊपर ये वॉमिटिंग कॉज करेगा, ये डायरिया कॉज करेगा, सेवियर डिहाइड्रेशन कॉज होती है। सेवियर डिहाइड्रेशन इसलिए इसमें न्यूट्रिशनल रिप्लेसमेंट्स की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ताकि पेशेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर कमज़ोर ना हो सके और वो इस बीमारी से ईजिली लड़ सके। फिर जेनिटल्स के ऊपर क्या प्रॉब्लम होती है, एनएस वगैरह जो होती हैं, जेनिटल्स के ऊपर क्या प्रॉब्लम होती है, जेनिटल्स के ऊपर बेसिकली रैश आना शुरू करते हैं जो कि पेनफुल रैश होती है, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होते हैं वो भी होती है। ये पैथोफिजियोलॉजी जो होती है हमारे पास इस तरह इफेक्ट करती है। अब साइन एंड सिम्टम्स क्या चीज़ होती है मंकी पॉक्स वायरस,
मंकी पॉक्स वायरस के बेसिकली फ्लू लाइक ही सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि फीवर होता है, उनको सर्दी लगती है, उस पर रैश आना शुरू करते हैं। ये सिम्टम्स होते हैं यूजुअली बिगेन करते हैं हफ्ते के अंदर अंदर जब उसको एक्सपोजर होता है, बट ये हमारे पास 1 to 21 डेज के जब एक्सपोजर होते हैं तब भी हमारे पास जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये सिम्टम्स डिवेलप होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये हमारे पास रहते हैं 2 से 4 वीक तक, 2 से 4 वीक तक तो रहते हैं। 1 वीक में हमारे पास ये डेवलप होता है और 2 से 4 वीक तक ये सिम्टम्स रहते ही रहते हैं। लेकिन जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट्स होते हैं, जिनका बेसिकली इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है, उनमें ये जो सिम्टम्स होते हैं वो हमारे पास लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, मतलब ये काफ़ी टाइम तक उनमें रहेंगे। फिर कॉमन सिम्टम्स होते हैं, उनके ऊपर रैश होता है, उनको बुखार होता है, सर दर्द होता है, गला ख़राब होता है, सोर थ्रोट होता है, मसल एक्स होते हैं, मतलब उसकी मसल्स में पेन वगैरह होती है, बैक पेन होता है, उसमें बहुत ही ज़्यादा कम एनर्जी होती है, उसमें एनर्जी ही नहीं होती हमारे पास। और जो मेन कॉमन सिम्टम्स होते हैं, लिम्फ नोड्स की स्वालन होती है, मतलब लिम्फ नोड्स हमारे पास स्वालन होती है, उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है लिम्फ नोड में। अब हर एक पेशेंट में हर एक सिम्टम अलग अलग तरीके से होगा। कुछ में सबसे पहला सिम्टम जो होते हैं वो रैश आना शुरू करते हैं। वो रैश जो डिफरेंट स्टेजेस हम लोगों ने अभी पढ़े, फॉल ऑफ होने के बाद ये रैश जो होती है सिंपली हमारे पास डिसअपेयर होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन स्किन के ऊपर इसकी मार्किंग रहती है, जैसे कि हाइपर पिगमेंटेशन जो रहती ही रहती है। ये हमारे पास किसी भी जगह पर आ सकता है, ये रैश उस पर्सन में पाम्स ऑफ द हैंड में आ सकता है, फेस में आ सकता है, माउथ में आ सकता है, उसकी फीट में आ सकता है, उसकी ग्रोइन में आ सकता है, जेनिटल एरियाज में आ सकता है। फिर कुछ जो पर्सन होते हैं उनके तो बेसिकली रेक्टम में ही डायरेक्टली ये रैश होना शुरू हो जाता है, और जो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है, उनकी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होती है वहाँ पे। फिर टिपिकली जो होती है एम पॉक्स वायरस का जो बेसिकल सिम्टम्स होते हैं वो फीवर होते हैं, मसल लाइक सोर थ्रोट्स होते हैं, जो कि ज़्यादातर अपेयर होते हैं फर्स्ट में। कुछ पेशेंट्स में रैश पहले डेवलप हो रहे हैं, और कुछ पेशेंट्स में हमारे पास उसको सर्दी लगती है, उसकी हेडेक होती है, उसको बीमारी होती है, उसको बेसिकली हेडेक होना शुरू हो जाते हैं। फिर वो जाता है बेसिकली किसकी तरफ, वो हमारे पास रैश की तरफ जाना शुरू कर देता है। ठीक है, हर एक पेशेंट में अलग अलग होते हैं। फिर कुछ पेशेंट्स में हमारे पास ये रैश होते हैं वो फेस पे डेवलप होते हैं और बाकी पार्ट्स तक ये एक्सटेंड करते हैं। इसकी जो अदर कॉम्प्लिकेशंस होती है, हमारे पास निमोनिया होती है, सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा उसको मसला होता है, उसकी जो आंखें होती हैं उसके ऊपर ज़्यादातर इन्फेक्शन कॉज होता है, उसको बेसिकली जो स्वॉलो करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वहाँ पर पेन हो रहा होता है, उसको वॉमिटिंग हो रही होती है, उसको डायरिया हो रही होती है, डायरिया की वजह से उसको सवियर डिहाइड्रेशन होता है, हमारे पास उसमें पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट्स की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, माल न्यूट्रिशन की उसकी प्रॉब्लम होती है, न्यूट्रिशन उसमें बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इन्फ्लेमेशन, फिर जो सवियर केसेस होते हैं उसमें क्या चीज़ होती है, ब्रेन की इन्फ्लेमेशन होती है, हार्ट की इन्फ्लेमेशन होती है, रेक्टम की इन्फ्लेमेशन होती है, जेंटल ऑर्गन्स की इन्फ्लेमेशन होती है, यूरिनरी पैसेज होते हैं, और लास्ट में उसको डेथ हो जाती है, लास्ट में डेथ हो जाती है। ये सिम्टम्स होते हैं वो खुद ब खुद डिसअपेयर हो जाते हैं, जिसके इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बट जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट्स होते हैं उनकी केयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उनमें डेथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब हम कुछ पढ़ेंगे कि इसको हम लोग डायग्नोज कैसे करते हैं, हमें पता कैसे चलता है, किसी डॉक्टर को पता कैसे चलता है कि इसको कोई और बीमारी नहीं है, मीजल्स नहीं है, स्मॉल पॉक्स नहीं है, कोई और वायरस का अटैक नहीं है, इसको मंकी पॉक्स ही है, एम पॉक्स ही है, वो किस तरीके से पता चलते हैं। तो बेसिकली उसके लिए हमारे पास एक टेस्ट किया जाता है। बेसिकली सबसे पहले तो हम लोग उसके लिम्फ नोड की स्वाल्विंग चेक करते हैं, क्योंकि लिम्फ नोड जो होते हैं वो मोस्टली हमारे पास मंकी पॉक्स में जो होता है इसी में ही आता है। फिर हमारे पास क्या चीज़ होते हैं, हमारे पास जो होते हैं इसके सबसे पहले टिश्यू सैम्पलिंग की जाती है, टिश्यू की सैम्पलिंग की जाती है। टिश्यू जो होते हैं वो स्किन से भी ले सकते हैं, उसके जो फ्लूइड्स होते हैं, बॉडी फ्लूइड्स होते हैं वहाँ से भी लिए जा सकते हैं, उसके जो क्रस्ट होते हैं वहाँ से भी लिए जा सकते हैं। ये किस लिए होते हैं, ये बेसिकली वायरल डीएनए की डिटेक्शन के लिए होता है कि इसमें कोई वायरस पाया जाए नहीं, वायरल डीएनए डिटेक्शन होती है। फिर इसमें क्या चीज़ होती है, इसमें एक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है जिसको हम लोग बेसिकली कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर, जिसमें बेसिकली डीएनए जो होता है वो रेप्लिकेट कर रहा होता है। उससे हम लोग डीएनए की फिंगर प्रिंटिंग करते हैं कि ये हमारे पास कौन सा डीएनए कौन सा वायरस होता है, स्पेसिफिसिटी ऑफ द वायरस हम लोग चेक करते हैं इस डायग्नोसिस में। तो बेसिकली ब्लड सैंपल्स होते हैं वो इतना ज़्यादातर हमें नहीं बताता कि मंकी पॉक्स है ये नहीं, एंटीबॉडीज़ भी नहीं बताता। सबसे ज़्यादा जो हम लोग पीसीआर को ही रिकमेंड करते हैं, जो कि बेसिकली डिटेक्ट करता है कि इसमें मंकी पॉक्स है या नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है। अब मंकी पॉक्स वायरस की ट्रीटमेंट क्या होती है, मंकी पॉक्स वायरस की ट्रीटमेंट में हमारा ज़्यादातर जो गोल होते हैं, हम लोग रैश, हम लोग पेन,
एंड हम लोग जो कॉम्प्लिकेशंस आ रही होती है उसकी प्रिवेंशन करते हैं, उसकी मैनेजमेंट करते हैं। पेन एंड रैश एंड पेन की जो होती है हम लोग क्या करते हैं, मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, और जो फर्दर कॉम्प्लिकेशन आती है उसकी हम लोग प्रिवेंशन करते हैं कि और कोई कॉम्प्लिकेशन उसमें ना आए। तो ट्रीटमेंट बेसिकली हमारे पास क्या चीज़ होती है, एमपॉक्स वैक्सीन दी जाती है। ज़्यादातर जो लोग होते हैं जिनमें हमारे पास जो इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होते हैं उनके जो सिम्टम्स डिसअपेयर हो जाते हैं, वो खुद ब खुद ठीक हो ही जाते हैं। लेकिन कुछ के जो सिवियरली केसेस होते हैं, जो वैक्सीन तक नौबत आ जाती है, तो फिर उनको एमपॉक्स वैक्सीन दी जाती है। एमपॉक्स वैक्सीन बेसिकली क्या करती है, वो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करती है कि कोई भी इन्फेक्शन हो उसको हम लोग प्रिवेंट करेंगे। जो हम लोगों ने अभी इन्फेक्शन के नाम पढ़े उस तरीके के इन्फेक्शन, उसको ये प्रिवेंट करती है, उनकी प्रिवेंशन करती है। तो बेसिकली वैक्सीन जो होते हैं वो 4 दिनों के अंदर अंदर दी जाती है जब उसको एक्सपोजर होती है टू दी इन्फेक्शन या टू दी डिजीज़। जब हमारे पास वायरस को इसका एक्सपोजर होता है तो उसके 4 डेज़ के अंदर अंदर हम लोग इसको क्या करते हैं, हम लोग इसको वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं। अगर हमें पता ही नहीं है, अगर पेशेंट को साइन एंड सिम्टम्स डेवलप नहीं हो रहे तो उसको 14 डेज़ के अंदर हम लोग वैक्सीन लगाएंगे। फिर जो कि ज़्यादातर हमारे पास रिस्क में होते हैं, हाईली रिस्क होते हैं, तो उसको हम लोग वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं ताकि हम लोग उसके इन्फेक्शन प्रिवेंट कर सकें। ये वैक्सीन जो होती है बेसिकली हमारे पास कौन सी होती है, ये हमारे पास होती है एमपॉक्स वैक्सीन होती है, जो कि बेसिकली 3rd जनरेशन होती है। 3rd जनरेशन MVABN, मतलब कि मॉडिफाइड वैक्सीनिया एंकोरा बवेरियन नॉर्डिक। ये बेसिकली क्या चीज़ होती है, हम लोग जब वैक्सीन दे रहे होते हैं तो कुछ प्रेग्नेंट वुमेन्स जो होती हैं उनमें वैक्सीन जो होते हैं वो वैक्सीनिया कोर्स करती हैं, बेसिकली वो क्या करती है, वो फेटल की डेथ कोर्स करती हैं, फेटल में एबनॉर्मेलिटीज़ कोर्स करती है। तो हम लोग जो प्रेगनेंसी पेशेंट्स होते हैं उनको वैक्सीन नहीं दे सकते ये वाली, तो उनको जो वैक्सीन हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो 3rd जनरेशन MVABN मॉडिफाइड वैक्सीनिया एंकोरा बवेरियन नॉर्डिक, जो कि बेसिकली स्मॉल पॉक्स वैक्सीन होती है, वो हम लोग दे देते हैं एमपॉक्स वायरस में वैक्सीन। तो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जो होती है वो ज़्यादातर हमारे पास इसकी ट्रीटमेंट में मदद करती है, एमपॉक्स को ट्रीट करने में मदद करती है। तो हमारे पास ये जो होते हैं, ये जो यूनिवर्सल अप्रूवल, इस वैक्सीन ने यूनिवर्सल अप्रूवल लिया हुआ है फ्रॉम द यूरोप, कैनेडा। हमारे पास बेसिकली ये प्रूवन है कि ये हमारे पास प्रेग्नेंट लेडीज़ को दी जा सकती हैं, उनमें ये हमारे पास फेटल एबनॉर्मलिटीज़ की अभी तक जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं उसमें कोई भी हमारे इस तरीके से कोई भी डायग्नोस नहीं हुआ कि हाँ इसको फेटल एबनॉर्मलिटीज़ आएगी या फेटल को कोई प्रॉब्लम होगा। तो बेसिकली इसमें कुछ और भी हम लोग दे सकते हैं, जैसे कि एंटीवायरल ड्रग्स दी जाती हैं, लेकिन एंटीवायरल ड्रग्स इतनी इफेक्टिव नहीं होती क्योंकि वो एनिमल स्टडीज़ की गई, उनके ऊपर ह्यूमन स्टडीज़ नहीं की गई। लेकिन जब बहुत ही ज़्यादा ग्लोबल आउटब्रेक हो गया, और ग्लोबल आउटब्रेक जब हुआ था तो तब हमारे पास ये एंटीवायरल ड्रग्स भी दी गई थी, जो कि ओरल और कैप्सूल फॉर्म में दी गई थी। तब कुछ पेशेंट्स ने हमारे पास इससे रिकवरी शो की थी और कुछ पेशेंट्स ने बिल्कुल इसके ऊपर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट उस पर नहीं आए, लेकिन उसने रिकवरी भी शो नहीं की। तो इसीलिए जब भी कोई ग्लोबल आउटब्रेक एमपॉक्स वायरस का आया था तब उन्होंने ये एंटीवायरल ड्रग्स ही पेशेंट्स को देना शुरू की थी। तो कुछ पेशेंट्स इससे रिकवर हो चुके थे, लेकिन ये हमारे पास ह्यूमन स्टडीज़ नहीं की गई इसके ऊपर। तो जो एंटीवायरल ड्रग्स होती है वो हमारे पास है टेकोवायरिमेट होती है, जो कि बेसिकली स्मॉल पॉक्स की डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले डेवलप हुआ था। स्मॉल पॉक्स का जो ट्रीटमेंट होता है वो हम लोग मंकी पॉक्स के लिए दे सकते हैं क्योंकि सिम्टम्स उसी की तरह होते हैं, लेकिन सिर्फ एक लिम्फ नोड की वजह से हम लोग उसको मंकी पॉक्स को डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, टेकोवायरिमेट हम लोग दे सकते हैं, हम लोग जैसे कि सिडोफेविर भी दे सकते हैं, जो कि बेसिकली हमारे पास वायरल का जो DNA होता है उसकी रेप्लिकेशन को ये ब्लॉक करता है। ठीक है, मोस्ट जो होती है बेसिकली वो विदाउट ट्रीटमेंट हमारे पास होती है, और 85% पेशेंट्स जो होती हैं उन्होंने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन को रिकवरी शो की है, उसमें सक्सेस आई है। ठीक है, तो टेकोवायरिमेट हो गए, सिडोफेविर वगैरह होते हैं हम लोग दे सकते हैं, लेकिन इस सिडोफेविर जो होती है वो सीवियर रीनल डैमेज किया था, इस वजह से हम लोग ज़्यादातर जो होते हैं वैक्सीन के ऊपर डिपेंडेंट है, ना कि हम लोग एंटीवायरल ड्रग्स देते हैं। एंटीवायरल ड्रग्स सिर्फ आउटब्रेक, जब भी हमारे पास कोई ग्लोबल आउटब्रेक आते हैं तब ये एंटीवायरल ड्रग्स दिए जाते हैं। कि प्रिवेंशन किस तरीके से की जाती है। प्रिवेंशन जो होती है, जब कोई बंदा जो होते हैं वो कॉन्टैक्ट में आ चुका है, उसको साइन एंड सिम्टम्स डेवलप हो चुके हैं, तो उसके लिए बेसिकली पेन रिलीवर्स एंड फीवर रिड्यूसर्स भी हमारे पास अवेलेबल होती है, जैसे कि आइबुप्रोफेन वगैरह जो हो गई,
एडविल, एसिटामिनोफेन वगैरह हो गई, टाइलेनोल वगैरह जो होते हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं, सिम्टम्स को रिलीव करते हैं। कुछ जो होते सेल्फ केयर में हमारे पास आते हैं, उसको ओट मील बाथ दी जाती है ताकि उसको जो इची ना हो सके, उसको स्किन रैशेज में जो होते हैं बेसिकली रिलीफ मिल सके। कुछ को जो है वो रिलीफ मिल सके, उसके जितने भी हमारे पास स्किन जो लेजर्स होती हैं उनको कवर अप करना ज़रूरी है। कवर अप करना बहुत ज़रूरी है ताकि किसको इसकी और के कांटेक्ट में वो ना आ जाए। उनकी जो बेडशीट्स होती हैं उनको रेगुलरली क्या करते हैं, उनको चेंज की जाती हैं ताकि वो हमारे पास किसी और को प्रॉब्लम में ना ला सकें। ठीक है, अब जब भी किसी को एमपॉक्स वायरस हो गया, उसको चाहिए कि वो सेल्फ की आइसोलेशन करे, अपने आप को अलग रखें, अपने आप को अलग रखें, अपने आप का जो थे वो ध्यान रखें, मास्क पहने, अपने जो जितने भी उसकी बॉडी के ऊपर रैश आए हुए उन रैश को वो कवर करें, किसी के साथ ज़्यादातर बातचीत ना करें, अपने आप को एक कमरे में रखें जब तक वो ठीक नहीं हो सकता, जब तक उसके ऊपर रैशेस चले नहीं जाते, जब तक वो फुली रिकवर नहीं हो जाता, सिम्टम्स उसके चले नहीं गए, तब तक वो अपने आप को किसी के साथ कांटेक्ट में ना लेकर आए। और ज़्यादातर जो एनिमल्स होते हैं, जो रोडेंट्स वगैरह हो गए, स्क्विरल्स हो गए, मंकीज़ हो गए, इनसे ये ज़्यादातर दूर ही रहें तो अच्छा है, क्योंकि मंकी पॉक्स वायरस का आउटब्रेक जो है बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक किस्म का है। फिर हमारे पास क्या करते हैं, इसकी जो बेडशीट्स होती हैं उनको हमारे पास चेंज करें। टैटूज़ वगैरह जो होते हैं, जो आजकल बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं कि लोग जो थे जाते टैटूज़ वगैरह बनवा रहे होते हैं, तो नीडल्स वगैरह जो होते हैं उसमें यूज़ होते हैं, हर एक पर्सन को वही नीडल लग रही होती है, तो नीडल चेंज करवाना ज़रूरी है, क्योंकि किसी के भी कॉन्टैक्ट में वो आ जाती है तो वो बेसिकली सेवरल उसमें डिजीज़ आ जाती हैं, क्योंकि किसी इंसान का किसी दूसरे इंसान को पता नहीं होता कि इसमें क्या बीमारी है। ठीक है, इस तरीके से हम बहुत ज़्यादा एहतियात कर सकते हैं, अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। जब किसी से बात कर रहे हो तो एक दूरी बनाए रखें, 10 सेंटीमीटर इस तरीके से हमें दूरी रखनी चाहिए ताकि हम लोग उसकी ज़्यादा जो बातचीत होती है, उसके जो बेसिकली रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स होते हैं उसके कॉन्टैक्ट में हम लोग ना आ जाएं। ठीक है, ये था हमारे पास मंकी पॉक्स वायरस। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अराइज हो रहा है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।